देवभूमि में शंखनाद, जी हां, जिस पे हम चर्चा करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है, क्योंकि थोड़ी देर में यानी कि 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ रहता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, आज का दिन हिमाचल प्रदेश के लिए काफी अहम भी होगा, क्योंकि तारीखों का ऐलान आज हो सकता है, उसकी पूरी संभावना है। और उसी के साथ हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तो एक बार फिर अपडेट आपको दे दें कि आज 3 बजे का इंतजार होगा। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। और हिमाचल प्रदेश में चुनाव के लिहाज से तैयारियां लगभग सभी दलों की ओर से पूरी कर दी गई हैं। हालांकि ये भी देखना होगा कि किस तरह की तैयारियां हैं, लेकिन उससे पहले 3 बजे का इंतजार, जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और कौन सी तारीख तय की जाएगी, आज ऐलान हो सकता है, जिसकी संभावनाएं हैं उसका भी इंतजार खत्म होगा। तो नजर टिकी हुई है 3 बजे जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और इसके बाद जो है क्या आज हिमाचल प्रदेश के लिए विधानसभा चुनाव के लिए क्या तारीखों का ऐलान हो सकता है, इस पर नजर बनी रहेगी। और साथ ही साथ देखिए, 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव इस साल की आखिरी यानी कि नवंबर महीने में होने हैं, और संभावना यही जताई जा रही है कि 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें दोनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। साथ ही साथ देखिए, अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है तो पूरे प्रदेश में यानी कि हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ गुजरात में भी आचार संहिता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल नजर ये बनी हुई है कि 3 बजे जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें क्या कुछ रहता है। तो हिमाचल विधानसभा चुनाव से ये जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी, हिमाचल विधानसभा चुनाव से जुड़ी सबसे अहम खबर। जल्द होगा तारीखों का ऐलान और 3 बजे का समय तय किया गया है, जब चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और उसी के साथ हिमाचल प्रदेश में चुनाव कब होने हैं उसको लेकर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि देखिए, सवाल सबके जहन में ये भी कि आखिर तारीख क्या तय होगी, क्योंकि 2017 के लिहाज से जिस तरह से तारीखों का ऐलान हुआ है, क्या उसी तरह इस बार भी बिल्कुल उसी तरह की रूपरेखा चुनाव की होगी, इसका भी इंतजार। और उसी के साथ कई और सवाल ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर जहन में हैं, और चाहे फिर वो बात कांग्रेस दल के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर हो, या फिर एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में क्या बीजेपी जो है अपनी सत्ता को कायम रख पाएगी, ऐसे भी कई सवाल जहन में होंगे। लेकिन उससे पहले इंतजार तारीखों के ऐलान का। और साथ ही साथ देखिए, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इस बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे तो उसके क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, क्या कुछ शंखनाद, क्योंकि आज अगर चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो जाता है तो क्या कुछ मुद्दे और किन मुद्दों के साथ जो तमाम पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में उतरेगी, ये भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार बता रहे हैं। तो बागवानों की परेशानी, जिसका मुद्दा हमेशा से हिमाचल प्रदेश में उठाया गया है, और साफ तौर पर देखिए जो विपक्ष है वो सरकार को इस मुद्दे के साथ घेरने की पूरी कोशिश करेगी। साथ ही कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया जाएगा। रोजगार की समस्या जो है काफी देखने को मिलती रही है हिमाचल प्रदेश में, और ये भी अहम समस्या रही है जिसका मुद्दा भी उठाया जाएगा। फिजूल खर्ची को लेकर भी देखिए लगातार कांग्रेस जो है वो बीजेपी को घेरने की कोशिश करती रही है, और ये भी अहम मुद्दा रह जाता है। 70,000 करोड़ का कर्ज जो है, इसे लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो कर रही है। और साथ ही साथ देखिए, देवभूमि के दंगल का शंखनाद आज चुनावी घोषणा के साथ शुरू हो सकता है, क्योंकि जब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या तारीख रहती है इस पर भी नजर बनी रहेगी, और कितने चरणों में जो है ये चुनाव होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। तो देखिए, फिलहाल नजर यही टिकी है कि 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है चुनाव आयोग की, तो उसमें क्या कुछ रहता है। बिल्कुल पुनीता, देवभूमि का दंगल का शंखनाद आज होगा। तारीखों के ऐलान का इंतजार सभी को है, क्योंकि 3 बजे चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लेकिन लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को भी जानकारी दे रहे हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, जहां 68 सीटें हैं और 44 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, 21 सीटें कांग्रेस के खाते में है, 3 निर्दलीय सीटें हैं, तो सबसे बड़ी अहम बात यह कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार की बन जाती है हिमाचल प्रदेश के प्रति। और जो मुद्दे हैं जो हम लगातार दिखा भी रहे हैं, जैसे कि पुनीता ने भी जिक्र किया कि बागवानों का मुद्दा रहा है, और पिछले दिनों देखा भी गया कि बागवानों की काफी नाराजगी जो है देखने को मिली थी, और मुख्यमंत्री के साथ उसको लेकर चर्चा भी हुई। और उसके बाद रोजगार, जिसको लेकर सिर्फ प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में कांग्रेस लगातार सरकार पर सवाल दागती रही है। रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है। कर्मचारियों की बात करें, कर्मचारियों का मुद्दा भी अब हिमाचल प्रदेश में उठने लगा है, क्योंकि उनकी भी कुछ समस्याएं हैं जिसका समाधान होना अभी बाकी है। और उसके साथ फिजूल खर्ची, और इसको लेकर भी चर्चा इसलिए क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार इसको लेकर भी सरकार को घेरने का काम किया
किया जा रहा है। अब देखना ही होगा कि इस पर धरातल पर कितना काम हुआ और जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, सवाल उठा रहा है सरकार पर, उसमें कितनी सच्चाई है, कितने काम बाकी रह गए, सरकार कहां पीछे रह गई और अब किन उपलब्धियों के साथ सरकार जनता के बीच में जाएगी, ये भी सवाल बरकरार। सवाल कई हैं और साथ ही साथ देखिए तमाम पार्टियों की तरफ से तैयारियां भी पूरी की जा रही है, जद्दोजहद की जा रही है कि इस बार जो है हिमाचल पर सत्ता काबिज किया जाए, जिसके लिए लगातार देखिए बीजेपी जो है मिशन रिपीट पर लगी हुई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी जद्दोजहद में लगी है कि इस बार जो है सत्ता को अपने हाथों में लिया जाए। और साथ ही साथ देखिए इस बार का समीकरण इसलिए भी बदला हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जो पूरा चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी के तरफ से भी चुनावी मैदान में देखिए जो तैयारियां है वो पूरी तरीके से की जा रही है। आम आदमी पार्टी भी इस बार हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतर रही है। तो लगातार बात हिमाचल के चुनावी माहौल की हो रही है, लेकिन उससे पहले तारीखों का ऐलान आज होगा। सीधे रुक करते हैं दिल्ली से, मेरे सहयोगी विनय सिंह हमारे साथ है। विनय, 3 बजे का समय चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन अभी तक क्या हलचल, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन, जहां फिलहाल हम खड़े हैं, विज्ञान भवन के बाहर हम खड़े हैं और 3 बजे चुनाव आयोग विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और पूरी संभावनाएं हैं कि हिमाचल गुजरात के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान यहां से हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आज से ही दोनों राज्यों में आचार संहिता लग जाएगी, चुनावी माहौल, चुनावी हलचल तेज हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये देखना है कि कब ये चुनाव होंगे, कौन सी तारीख का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाता है। क्या 2 चरणों में चुनाव होंगे, 1 चरण में होंगे या 1 से ज़्यादा चरण में चुनाव होंगे, ये तमाम बातें 3 बजे के बाद साफ हो पाएंगी। सबको इंतजार है 3 बजे का, क्योंकि लगातार हर कोई इंतजार कर रहा था कि कब हिमाचल और गुजरात के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो। आज 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो पूरी संभावनाएं हैं कि दोनों राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, बिगुल बज जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। तो ये लगातार अभी सबको इंतजार है। तमाम तरह की जानकारी चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है किसी राज्य के चुनावों की तारीखों का ऐलान करने के लिए, तो तमाम तरह की जानकारी पहले दी जाती है, जैसे कि वहाँ पे कितने वोटर हैं, पुरुष मतदाता कितने हैं, महिलाएं मतदाता कितने हैं, किस तरह की वहाँ पे व्यवस्था है, कितने पोलिंग बूथ होंगे, तमाम तरह की जानकारी दी जाती है और उसके बाद चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाता है। तो हर किसी को इंतजार है 3 बजे का कि जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और क्या तारीख तय होती है, क्या तारीख मुकर्रर होती है जिस दिन हिमाचल और गुजरात में वोट डाले जाएंगे। अब चूंकि आज की बात करूं तो आज 14 अक्टूबर है, तो अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि लगभग 30 से 45 दिन का समय चुनाव आयोग रखता है घोषणा के बाद। और ऐसे में क्योंकि तमाम तरह की तैयारियां चुनाव आयोग को भी करनी होती है, तो इसलिए ये समय रखा जाता है इतने दिनों का। तो नवंबर के मिड में इन चुनावों की तारीखों की ऐलान होने की संभावना है। लेकिन हालांकि जो तारीख है वाकई में क्या होगी वो 3 बजे के बाद पता चलेगा। लेकिन ये अनुमान है कि नवंबर के मिड तक इन तारीखों का जो चुनाव है, चुनावों की तारीख नवंबर के मिड तक हो सकती है। जी बिल्कुल। और विनय देखिए 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ रहता है ये भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जानना चाहेंगे विनय कि चुनाव आयोग की तरफ से कितनी तैयारी नजर आ रही है। चलिए ठीक है विनय, आप बने रहिए। हिमाचल चलते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हिमाचल से अरुण उनियाल जुड़े हुए हैं। अरुण जी देखिए, अभी फिलहाल इंतजार इसी बात का हो रहा है कि 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो क्या संभावनाएं, क्या तारीखों का ऐलान आज हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए हो जाता है, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन उससे पहले देखिए पूरी बारीकी से समझना चाहेंगे अरुण कि इस बार हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। कर दूं कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव की घंटी आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बज सकती है, उसका एक बड़ा रीजन जो सामने है वो है हिमाचल प्रदेश के जनजातीय इलाकों में होने वाली बर्फबारी और तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर ये कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में आमतौर चुनाव जो हैं वो अक्टूबर नवंबर के महीने में करवा दिए जाते हैं ताकि बर्फबारी के दौर में मतदाताओं को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, 10 तारीख तक यहाँ पर वोटर लिस्ट और तमाम जो उनकी औपचारिकताएं थी वो पूरी कर ली गई। अधिकारियों से, सरकार के अधिकारियों के साथ
साथ तमाम बातचीत हो चुकी है, उन्हें निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि बर्फबारी के हालात में भी मतदान की स्थितियों को आसान बनाने का काम जो है वो हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों और इनको अमली जमले को करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक सवाल हिमाचल प्रदेश के चुनावी मुद्दों का है, देखिए भाजपा का एक सीधे तौर पर चुनाव लड़ने जा रही है और वो है विकास का मॉडल, और वो विकास का मॉडल है डबल इंजन की सरकार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 बार हिमाचल आ चुके हैं, तमाम घोषणाएं वो यहां पर कर चुके हैं, हिमाचल की तस्वीर के बदलने का दावा कर चुके हैं, ये कह चुके हैं कि कांग्रेस की पूर्व की सरकारें इस पर्वतीय राज्य को छोटा राज्य समझकर इसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए, इसकी विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो भाजपा लगातार दावा कर रही है कि वो डबल इंजन के मॉडल के विकास मॉडल के साथ जो है वो चुनाव में उतरेगी और अपनी उपलब्धियों को ही जनता के बीच ले जाकर सत्ता वापसी की राह तलाशेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस है, और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि उसको पूरे देश के भीतर अगर कहीं से एक उम्मीद की किरण जागी है तो वो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां वो सत्ता छीन सकती है भाजपा से। और ऐसे में तमाम मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ता 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज, ये अपने तर्कश में कांग्रेस ने अपने साथ रखे हैं। और दूसरी बात, लगातार भाजपा एक बात को कह रही है लेकिन उसको बड़े फोकस के रूप में नहीं कह पा रही है कि भ्रष्टाचार क्या जयराम सरकार के भीतर रहा है या नहीं रहा है। अपनी तर्कश में उसने ये तीर भ्रष्टाचार का भी रखा है, लेकिन बड़ा मुद्दा यहाँ महंगाई, कर्मचारियों की अनदेखी और फिजूल खर्ची और 70,000 करोड़ रुपए का बढ़ता कर्ज, जिसको लेकर तमाम सवाल कांग्रेस उठा रही है। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे, ये कांग्रेस राजनीतिक दल का हो सकता है, भाजपा का हो सकता है, लेकिन हिमाचल में बहुत से कर्मचारियों की एक बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है। कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों के मामले हैं जिनसे वो संतुष्ट हैं या नहीं हैं, ये मतदान के बाद तय होगा। यहाँ पर ओल्ड पेंशन बहाली का मामला है, तकरीबन 1.25 लाख के करीब यहाँ पर कर्मचारी हैं। क्या ये कर्मचारी, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, आज प्रियंका गांधी सोलन आई हैं और सोलन आने से पहले उन्होंने मुलाकात की है सोलन में ओल्ड पेंशन बहाली की मांग कर रहे एनपीएस कर्मचारियों के उस संघ से जो बीते 2 महीने से अपने अधिकार की लड़ाई के लिए भूख हड़ताल पर बैठा है। तो ऐसे में तमाम ये मुद्दे रहने वाले हैं और इन मुद्दों के साथ देखना ये होगा कि जनता के जुड़े हुए मुद्दे और हिमाचल की आर्थिकी से जुड़े सेब बागवानी का, पर्यटन का और यहाँ के जो पर्यटन व्यवसाय की एक पूरी की पूरी चेन है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, होटल व्यवसायी हैं, ढाबे वाले हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो हिमाचल के चुनाव की जो फ्लोटिंग वोट है उसको तय करते हुए अपना मतदान करते नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेताओं की धमक हम यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। एक बात और जरूर कहना चाहूँगा, आज चुनाव आयोग की इस बैठक से पहले हिमाचल प्रदेश के भीतर देखिए हो क्या रहा है। प्रियंका गांधी सोलन में रैली कर रही हैं, 15 को अमित शाह ने आना है। हिमाचल सरकार, जयराम सरकार अपनी कैबिनेट बुला ली है। जयराम सरकार ने प्रधानमंत्री के दौरे से पहले भी ये कैबिनेट बुलाई थी और जैसे ही प्रधानमंत्री गए उसके बाद दोबारा ये कैबिनेट है। और इस कैबिनेट की बैठक की वजह यह है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी बिल्कुल भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है सरकार रिपीट करने के लिए, और यही वजह है कि लगातार देखिए, क्योंकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, उससे पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। हम चंडीगढ़ चलते हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। राज, देखिए, समझना चाहेंगे इस बार हिमाचल प्रदेश के चुनावी समीकरण को, क्योंकि इस बार कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं है, बल्कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में कितना दिलचस्प चुनाव हो जाता है? देखिए, आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में ज़रूर उतरेगी, लेकिन आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर वर्क हुआ हो ये पूरे हिमाचल में नज़र नहीं आता। और जिस तरीके से विस्तृत वर्णन हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उन्याल जी ने किया, उससे भी आप समझ पाएंगे कि मेन मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही रहने वाला है। आप अगर राजनीतिक समीकरणों और आंकड़ों को समझें, क्योंकि आंकड़े जिताते भले ना हो लेकिन जताते ज़रूर है कि किस पार्टी में कितना दम जीत दर्ज करने का। और उन आंकड़ों पर आप नज़र दौड़ा लीजिए, जो आखिरी मरतबा चुनाव हुए थे 2017 में, उन चुनावों में बीजेपी ने 44 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर सिमट गई थी और सीपीआईएम 1 सीट के साथ संतोष करना पड़ा था। बहरहाल ये 44 का जो आंकड़ा बीजेपी ने पिछली बार हासिल किया था, क्या वो इस बार इस आंकड़े को छू पाएंगे? कांग्रेस पार्टी उनसे आधे पर थी, क्या वो बीजेपी को इतने बड़े मार्जिन को कवर कर पाएंगे? ये होता रहा है हिमाचल में, ये हमेशा से होता रहा है। कभी भी हिमाचल में गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई है, यानी एक के बाद दूसरी सरकार डिफरेंट पार्टी की रही है और वो पार्टी बीजेपी, कांग्रेस,
कांग्रेस बीजेपी इसी तरीके से चीजें चली है। अब सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि क्या पिछले 5 साल में जयराम सरकार ने इतना काम किया कि लोग उन्हें दोबारा चुन लें, जो आज तक हिमाचल में नहीं हुआ, क्या वो दोबारा हो जाएगा? या फिर कांग्रेस पार्टी जो कहीं ना कहीं सेंटर से लेकर और प्रदेश तक में अपनी एक मर्तबा फिर से खुद को मजबूत करने की, स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वीरभद्र सिंह जो एक बड़े लीडर थे, जो एक बड़े लीडर हमेशा के लिए याद रखे जाएंगे कांग्रेस पार्टी में, खासतौर पर हिमाचल के लिए उनका बड़ा किरदार रहा। उनकी मृत्यु के बाद किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने आप को सजो कर रख पाती है, स्ट्रेंथन कर पाती है, क्या वो इमोशनल वोट वहां से वीरभद्र सिंह का कांग्रेस पार्टी गेन कर पाएगी और सत्ता पर काबिज हो पाएगी, या फिर जयराम सरकार अपने कामों के भरोसे वापस सत्ता में आ पाएगी, या फिर मोदी मैजिक के सहारे एक बार फिर से वो ये करने की कोशिश करेगी। तो मोदी मैजिक का सहारा जरूर वो लेना चाह रहे हैं, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि जो लगातार जिक्र हो रहा है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, कल वो आने वाले हैं सिरमौर में। तो जो बड़ी लीडरशिप है, बड़े नेता है, वो हिमाचल का रुख लगातार बार बार कर रहे हैं, जिससे ये साफ कि हिमाचल को किसी भी लिहाज से वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, किसी भी लिहाज से ग्रिप यहां से हल्का नहीं होने देना चाहते हैं। और उसी का नतीजा कि पीएम से लेकर पार्टी के अध्यक्ष तक और गृह मंत्री तक यहां पर पहुंचते हैं, और यहां पर पहुंचने के बाद सौगातें भी दी जाती है हिमाचल प्रदेश को, और उन सौगातों के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि बीजेपी आपकी पार्टी आप तक पहुंचती है, वो आला कमान हो या फिर स्टेट लीडरशिप हो, वो हमेशा आपके लिए तैयार है। ये मैसेज देने की कोशिश बीजेपी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को आप देख लें, प्रियंका गांधी आज हिमाचल में ही है, सोलन से लेकर, और वहां पर वो बता रही हैं कि क्यों कांग्रेस को वोट दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है वो आपसी मनमुटाव का रहने वाला है। अगर वो उससे पार पा लेते हैं तो एक टफ फाइट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बनाम बीजेपी देखने को मिलने वाली है। जी बिल्कुल राज, मुकाबला कितना कड़ा होगा ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। और इस बार राज बने रहिएगा, हम वापस आएंगे आपके पास। अरुण उनियाल हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अरुण, खासकर हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करें, जिस तरह से राज ने भी कहा कि मोदी मैजिक की बात हो या फिर जयराम ठाकुर ने कितना काम हिमाचल प्रदेश में किया, ये देखने वाली बात होगी और इसी के आधार पर जनता फैसला करेगी। कांग्रेस की बात करते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटर वही है सबसे स्ट्रांग, और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस के पास क्या मैजिक होगा। या तो अरुण चेहरा इतना मजबूत हो, चलिए मैं वापस आऊंगी आपके पास, अरुण बने रहेगा। सीधे रुक करते हैं सोलन का। प्रियंका गांधी वहां पर संबोधित कर रही हैं रैली में, और उनकी शहीद होने के बाद मेरे पिताजी ने ये उनकी इच्छा पूरी की। तो ये जो हिमालय के पर्वत यहां से दिखते हैं, जब आपको इन पे बर्फ दिखती है तो उस बर्फ में घुली हुई इंदिरा जी की अस्थियां भी हैं। मैंने जब यहाँ घर बनाया शिमला में, शिमला के पास मशोबरा में, तो इसीलिए बनाया क्योंकि इंदिरा जी की एक छोटी सी निजी ख्वाहिश थी। उनका ये सपना था, उन्होंने हमें बहुत बार कहा कि जब मैं रिटायर होंगी तो मैं मशोबरा में एक घर बनाना चाहती हूँ और वहीं पे मैं रिटायर होंगी। लेकिन रिटायर होने से पहले ही वो शहीद हो गई। वो बताती थी कि 25 जनवरी 1971 में जब हिमाचल का प्रदेश बना, तब वो यहाँ आई आप सबसे बातचीत करने के लिए, तो भारी बर्फ पड़ी थी और बोलते बोलते सभा में भी, सभा के दौरान भी बर्फ पड़ रही थी, लेकिन ना आप हिले ना इंदिरा गांधी हिली। और उन्होंने हिमाचल को प्रदेश इसलिए बनाया क्योंकि वो आपके हुनर को, आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को पहचानती थी। अक्सर कहती थी कि आपकी हिम्मत, आपका हौसला पहाड़ जैसा विशाल है। जब हिमाचल प्रदेश बना तो उन्होंने शुरुआत की, शिमला में आकर सभा में ऐलान किया कि ये प्रदेश बनेगा। बहुत लोगों ने आलोचना की, उसमें कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा में भी हैं। उस समय बहुत आलोचना हुई कि ये प्रदेश बना तो दिया इन्होंने, ये चलेगा कैसे, पैसा कहां से आएगा, आगे कैसे बढ़ेगा ये प्रदेश। लेकिन इंदिरा जी पीछे नहीं हटी। वो इसलिए पीछे नहीं हटी
क्योंकि वो आपके हौसले को, आपके हुनर को पहचानती थी, उसका सम्मान करती थी। उनको मालूम था कि ये प्रदेश आप चलाएंगे, कि इस प्रदेश को आप बनाएंगे। और उसी तरह से जो पहले मुख्यमंत्री जी वाई.एस. परमार जी थे, उन्होंने आपकी सहायता के साथ, आपके सहयोग के साथ ये प्रदेश बनाया। इस प्रदेश को किसने बनाया? सिर्फ किसी एक पार्टी ने नहीं, एक सरकार ने नहीं। इस प्रदेश को यहाँ के कर्मचारियों ने बनाया। इस प्रदेश को यहाँ के युवाओं ने अपनी मेहनत से बनाया। यहाँ की महिलाओं ने बनाया, जो दिन रात काम करती हैं। इस प्रदेश को यहाँ के वीरों ने बनाया, जो सीमा पर हमारी सुरक्षा करते हैं और यहाँ पर अपनी आमदनी भेजते हैं। ये प्रदेश आपका है। तो आज ये चुनावी सभा नहीं है, ये एक सोचने का समय है, मंथन करने का समय है कि ये प्रदेश जो आपने बनाया, आगे बढ़कर इसका क्या होगा। जिन लोगों की मेहनत के बल पर आज इस प्रदेश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर की कुछ सुविधाएं हैं, सड़कें बनी, विकास हुआ, ये आप सब ने किया। अब आपके भविष्य को क्या होगा, ये समय है कि आप इसके बारे में सोचें। अगर आप देखें तो ये 5 साल जो बीते हैं, इसमें भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूं कि ये चुनाव है तो आलोचना करनी ही है, कि ये चुनाव है, हम इस तरफ हैं वो उस तरफ है तो हाँ उनकी बुराई करनी है। नहीं, मैं एक वास्तविकता आपको बताना चाहती हूं। कर्मचारियों को लीजिए, आपके प्रदेश में तकरीबन 2 लाख कर्मचारी हैं। आज कहाँ हैं? धरने पे बैठे हैं, महीनों से धरने पे बैठे हैं। सरकार का एक प्रतिनिधि नहीं आया। और धरने पे क्यों बैठे हैं? मैंने पूछा, अभी यहाँ आने से पहले मैं रुकी थी, उनसे बातचीत हुई। क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। ये पेंशन किसने हटवाया? भाजपा की केंद्र सरकार ने हटवाया। जब पेंशन को, पुराने पेंशन को देने की बात होती है तो क्या जवाब मिलता है इनसे? कहते हैं पैसा ही नहीं है। आप सब ये कहते हैं इकोनॉमी खराब हो जाएगी, पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपके पास कर्मचारियों के पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं आपके, उनके लोन आप माफ कर देते हैं। उनको तमाम पीएसयू पकड़ा देते हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज दिलवा देते हैं। सेब के दाम, फसल के दाम वो तय करेंगे। और जो मेहनत कर रहा है कर्मचारी, उसके लिए आपके पास न समय है और ना आपके पास पैसा है। और आप अपने मुंह से कहते हैं ये। तो मैं पूछना चाहती हूं कि इस प्रदेश के भविष्य का क्या होगा अगर एक ऐसी सरकार चलेगी जो कर्मचारी को नहीं मानती, उसका सम्मान नहीं करती, लेकिन सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का सम्मान करती है। चलिए, कर्मचारियों की बात हुई, अब युवाओं की बात करते हैं। युवाओं की क्या हालात है यहाँ? 63,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, पद खाली हैं, 5 सालों से खाली हैं, भरे नहीं जा रहे हैं। नौजवान बेरोजगार हैं, यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं। मैं जिससे मिलती हूँ, बीए पास, एमए पास, नौकरी है, रोजगार है? नहीं है जी, यही जवाब मिलता है। तो जो अपने भविष्य के लिए एक नौजवान ये उम्मीद नहीं रख सकता, जो मेरी नौजवान बहनें पढ़ती हैं, लिखती हैं, आप सब उनको, उनकी परवरिश करते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन वे उम्मीद ही नहीं कर सकते कि उनको नौकरी मिलेगी। तो कैसी सरकार है ये? न महिलाओं के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए है, न कर्मचारियों के लिए है। बागबानों को देखिए, आज जैसे मैंने कहा, फसल के दाम, सेब के दाम, आप यहाँ पे टमाटर उगाते हैं, मशरूम उगाते हैं,
इस सब के दाम बड़े बड़े उद्योगपति तय करेंगे। आपको अपने फसल का दाम नहीं मिलना चाहिए। इसी तरह से छोटे व्यापारियों को देखिए, छोटे व्यापारी से पूछिए क्या आपकी तरक्की हुई है 5 सालों में? सब सर हिलाएंगे, तरक्की नहीं हुई। तरक्की इसलिए नहीं हुई क्योंकि जीएसटी लागू हुआ, कोरोना आया, कोरोना में सहायता नहीं हुई आपकी, लेकिन हाँ पीपीई पे घोटाला जरूर हुआ। युवा को रोजगार नहीं दिया, लेकिन पुलिस भर्ती में आपने घोटाला किया, यूनिवर्सिटी के इम्तिहानों में आपने घोटाला किया। तो ये सरकार है पिछले 5 सालों से, किसी का फायदा नहीं हुआ है। ये कहते हैं ना कि रिवाज बदलना चाहते हैं, मैं तो कहती हूं रिवाज आपने बदल दिया। जो कांग्रेस की सरकार यहां थी, जो सरकारें थी इतने समय से, जो मुख्यमंत्री थे, चाहे वो वाईएस परमार जी हों, चाहे वो रामलाल ठाकुर जी हों, चाहे वो वीरभद्र सिंह जी हों, सबने वही इंदिरा जी का जो आध्यात्मिक रिश्ता है आपके साथ, जो दिल का रिश्ता है आपके साथ, वो रिश्ता निभाया, विकास कराया, शिक्षा के संस्थान बनाए, आपकी तरक्की के लिए काम किया। उस रिश्ते को इन्होंने, उस रिवाज को उन्होंने बदल डाला है। इंतजार मत करिए कि रिवाज बदलेगा, रिवाज ये 5 साल पहले बदल चुके हैं। और क्या किया इन्होंने? इन्होंने आपको देने के बजाय आपसे छीना। छोटे दुकानदारों पर जीएसटी डालकर कमाई छीनी, बागबानों पर इन्होंने तमाम ये मुश्किलें डालकर बड़े बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए आपकी कमाई छीनी। ये छोड़िए, युवा उम्मीद रखता था कि भर्ती होगा आर्मी में, फोर्सेस में, और आज उन्होंने अग्निवीर ले आए, अब वो अग्निवीर ले आए। अगर आप अपनी फौजियों को, अपने जो देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं, उनको आप ठेके पे आप रखेंगे? 3-4 महीनों के, सालों के बाद बस खत्म बात, उनको पेंशन नहीं मिलेगा, उनको ठीक से सैलरी नहीं मिलेगी। सिर्फ लिया है आपसे, छीना है आपसे। अरे महिलाओं से मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आपको तो गैस सिलेंडर कहते हैं कि दिया, 1000 रुपए का गैस सिलेंडर कौन खरीदेगा? वो भी आपसे छीन लिया है। युवाओं का भविष्य छीना है, छोटे दुकानदारों की कमाई छीनी है, किसानों बागबानों की कमाई छीनी है, पेंशन छीना है। क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं? आप बताइए, क्या आप बदलाव चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं? जोर से बोलिए। चाहते हैं। जिस से मैं मिलती हूं वो कहते हैं मुझे, हम बदलाव चाहते हैं, थक गए हैं हम। आपके जो मुख्यमंत्री थे हमारे लिए काम करते थे, यहां घोटाले पे घोटाला हो रहा है। लेकिन सिर्फ इनके बारे में नकारात्मक बात करने के लिए नहीं आई हूं मैं आपसे कहना चाहती हूं कि कांग्रेस आपके लिए क्या गारंटी दे रही है, क्या कह रही है, क्या करना चाहती है। मैंने युवाओं की बात की। देखिए, एक देश, एक प्रदेश के लिए युवाओं से ज्यादा जरूरी, ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। आपके भविष्य मजबूत होंगे तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसीलिए हमने तय किया है, और ये मैं यहाँ इस मंच पे खड़े होकर आपको गारंटी दे रही हूं कि जब हमारी सरकार आएगी, मुख्यमंत्री जी बैठे थे, उनको जाना पड़ा, उन्होंने कहा था अभी आपके सामने कि उनकी सरकार बनी और जो वचन उन्होंने चुनाव में किया था कि किसानों के कर्ज माफ होंगे, वो 3 घंटों के अंदर अंदर सरकार बनने के बाद वो वचन उन्होंने पूरा करना शुरू किया। आज यहाँ पे खड़े होते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 2 निर्णय एकदम पहली मंत्रिमंडल की बैठक पे होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको।
कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। दूसरी चीज कि ये जो ओपीएस है, पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापस मिलेगा। इस प्रदेश के जो 2 लाख कर्मचारी हैं, उनको अपना हक मिलेगा, क्योंकि ये उनका हक है, उनका अधिकार है जो उनसे छीना गया है। यहाँ पे तमाम युवा हैं, पिछले 5 सालों में नौकरी आपको मिली नहीं, रोजगार आपको मिला नहीं, लेकिन मेरे सुनने में आया है कि यहाँ पे ड्रग्स बहुत फैले हैं। एक ड्रग पॉलिसी बनेगी और डी एडिक्शन सेंटर हर जगह लगवाए जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा पूरा जोर रोजगार दिलवाने में जाएगा और 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनवाएंगे। जो नौजवान अपना छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, उसको 0% ब्याज पर यह लोन मिलेगा और इसके लिए एक अलग से फंड बनेगा। जो सरकारी और पब्लिक प्राइवेट कंपनियां हैं, उसमें हिमाचल के रहने वालों को रोजगार की अहमियत मिलेगी। सबसे पहले आपको रोजगार मिलेगा। हर विधानसभा में हम कम से कम 4 इंग्लिश मीडियम पाठशाला बनवाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि वीरभद्र सिंह जी ने शिक्षा के लिए कितना काम किया प्रदेश में। आज अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, अगर हर नौजवान युवा युवती पढ़ी लिखी है, तो हम कह सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं कि ये काम वीरभद्र जी ने करवाया था। मेरी बहनें यहां बैठी हुई हैं, मैं जानती हूं कि कितना कठिन जीवन है। हर परिस्थितियों में आप गृहस्थी भी संभालती हैं, बाहर काम भी करती हैं, खेती भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं। और जब मैं आप सबको देखती हूं तो इतना गर्व होता है आप पे कि आप इतनी दृढ़ता से, बगलामुखी माँ की शक्ति से, माँ ज्वाला जी की शक्ति से, माँ नैना देवी जी की शक्ति से आप काम करती हैं, आप आगे बढ़ती हैं, चाहे कोई भी परिस्थितियां हों। हम चाहते हैं कि ये जो महंगाई की परिस्थिति है, जिससे आपको इतनी मुश्किलें हुई हैं इन 5 सालों में, इनका सामना करने के लिए आपको कुछ मदद मिले। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। ये आपके संघर्ष की पहचान है। हम पहचानते हैं और सम्मान करते हैं आपका। हम चाहते हैं कि आपको अपने संघर्ष में मदद मिले, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आप सब पढ़ लिख कर घर बैठे। हम चाहते हैं कि युवतियां भी पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो पाएं, आपको भी रोजगार मिले, आप भी जिम्मेदारी संभालें। इसीलिए सरकारी रोजगार की बात जब होती है तो हम महिलाओं को भी इसमें हम मदद करना चाहते हैं। मैं जानती हूं कि तकरीबन हर जगह एक मोबाइल क्लिनिक है। ये स्वास्थ्य का काम भी कांग्रेस की सरकारों में शुरू हुआ था, लेकिन आज पिछले 5 सालों से ये हुआ है कि ये रेफरल सेंटर जैसे बन गए हैं। आज आप वहां पे अगर किसी चीज के लिए जाते हैं तो छोटी मोटी दवाइयां मिलती हैं, लेकिन ठीक से अगर कोई बड़ा इलाज करना हो या कोई बड़ी समस्या हो तो वहां पे इलाज नहीं होता। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आने वाले समय में हम उन पीएचसीज को मजबूत बनाएं, ताकि आपको इलाज वहीं पे मिले, अच्छी दवाइयां, अच्छी सुविधाएं मिले। जैसे मैंने कहा, बागबानों को फसल का दाम, अपने सेबों का, मशरूम, टमाटर का दाम खुद तय करने का हक होना चाहिए। ये हक हम आपको देना चाहते हैं।
हम बड़े बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए आपका नुकसान कभी नहीं करवा सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो आपके और हमारे बीच, जो आपके और कांग्रेस पार्टी के बीच में रिश्ता है, वो एक बहुत गहरा प्रेम भरा रिश्ता है, एक निष्ठा का रिश्ता है। और हम चाहते हैं कि वो रिश्ता हमारे एक एक नेता निभाएं। और मैं आप सबसे भी अपील करती हूं कि एकजुट होकर ये चुनाव लड़िए, एकता दिखाइए, पार्टी को मजबूत करिए, ताकि हिमाचल प्रदेश मजबूत हो। यहां सोलन में ये निर्णय लिया गया है कांग्रेस पार्टी में कि यहां पे एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग पार्क खुलवाया जाए। ये फूड प्रोसेसिंग पार्क ऐसा होगा कि यहाँ पे जैसे अगर आप टमाटर उगाते हैं तो उसको प्रोसेस करना, केचप बनाना, दूसरी उसकी चीज़ें बनाना यहाँ पे हो सकती हैं, और यहीं से फिर वो पूरे देश में जा सकती हैं। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन के ठोडो ग्राउंड में प्रियंका गांधी का संबोधन आपने सुना, क्योंकि जिस तरह से संबोधन में साफ तौर पर प्रियंका गांधी ने कह दिया कि आखिर सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, वो तमाम बातों का जिक्र किया और वहीं से चुनावी रैली की भी शुरुआत उन्होंने की है। अब बात एक बार फिर से हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे, क्योंकि अभी इंतजार तारीखों के ऐलान का है और उसी को लेकर लगातार 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की ओर से की जाएगी। उसको लेकर सभी का इंतजार है कि आखिर कौन सी तारीख तय होने वाली है। तो देखिए, देवभूमि के दंगल का शंखनाद थोड़ी देर में हो सकता है, जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसके बाद देखना ये होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान होता है या फिर नहीं। तो शंखनाद आज हो सकता है। हिमाचल चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव है, क्योंकि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो साथ ही साथ देखिए, प्रियंका गांधी ने सोलन के ठोडो मैदान से आज हुकार भरी है और अभी भी वहां मौजूद है, जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रही हैं। और एक बार फिर आपको सोलन के ठोडो मैदान में लेकर चलते हैं। क्या कुछ प्रियंका गांधी कह रही हैं, आइए सुनवाते हैं। आप में कौन सी खूबी है? मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकारें देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खड़े थे आपके सामने, क्या कहा उन्होंने? ओपीएस की बात की। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और अब झारखंड में भी ओपीएस लागू हो चुका है। तो थोड़ा सा आप अपनी भी सोच इन बातों पर अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चल जाएगा कि खोखली बातें कौन करता है और जो सचमुच आपके लिए काम करना चाहता है वो कौन है। कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखें, वाईएस परमार जी को, वीरभद्र सिंह जी को, ठाकुर रामलाल जी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ किसने बनाई? आईआईटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किसने दी? सोलन में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी किसने बनाई? क्या इन लोगों ने बनाई? कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है इन्होंने? आप बताइए, सोच लीजिए। शिमला, कांगड़ा, नाहन, चंबा, मंडी में मेडिकल कॉलेज किसने बनाए? क्या इन्होंने बनाए? नहीं बनाए। क्या जो ये सब कराते हैं, अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा करते हैं, ठीक है, फायदा करिए अपने मित्रों का, लेकिन उससे कुछ रोजगार तो बने। क्या एक भी रोजगार बना है? क्या इन बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आपको एक भी रोजगार दिया है? लेकिन जो पीएसयू ये बेच रहे हैं उससे आपको रोजगार मिलता था ना। जो मेडिकल कॉलेज हैं वो आपका हुनर बढ़ाएंगे ना। शिक्षा के संस्थान हैं वो आपको आगे बढ़ाएंगे ना। उद्योग धंधे किसने बनाए यहाँ हिमाचल में? कांग्रेस ने आपका विकास किया, सच्चाई से किया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा किया, हो सकता है इसमें बीच में कुछ गड़बड़ भी हुई होगी, कई बार आप दुखी भी हुए होंगे, नाराज भी हुए होंगे हमारे नेताओं से, लेकिन नीयत साफ थी। गलतियां हो सकती हैं लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। तो आज इस मंच पे खड़े होकर मैं आपको कहना चाहती हूं कि भाजपा के नेताओं की नीयत देखी है आपने। चुनाव से पहले कुछ, चुनाव के बाद कुछ। चुनाव के समय उन बातों पर ध्यान आकर्षित करेंगे जिनसे आपके विकास का कोई मतलब नहीं है, उनकी राजनीति से जरूर मतलब है। चुनाव के बाद
जो आपका हक है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलता है, जो आपका हक है आपसे छीना जाता है, जो आपके अधिकार हैं वो आपको मिलते नहीं हैं। तो आप सोचिए कि आगे 5 सालों में आप क्या चाहते हैं। आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जिसने 63,200 करोड़ हिमाचल पर कर्ज ले लिया। आज हिमाचल प्रदेश कर्ज में है। इतने करोड़ों रुपए का कर्ज है। आपका पैसा, हिमाचल का पैसा, आपके रोजगार, आपके कारोबार, आपका विकास, आपके पेंशन, उसमें नहीं खर्च हुआ ये सब पैसा। तो कहां गया? आप पूछिए, सवाल उठाइए। ये हिमाचल का पैसा था, हिमाचल के लोगों का पैसा था। आपकी पहचान बनी थी, इस प्रदेश से बनी है। आप गर्व हैं इस देश के। यहाँ इतने फौजी हैं, इतने लोग हैं जो हमारी सरहद पे खड़े होते हैं, शहीद होते हैं हमारे लिए। हमें गर्व है आप सब पर। लेकिन आप सही सवाल करिए। जो भी नेता आपके सामने आए उससे सही सवाल करिए। पढ़ी लिखी जनता है, सब समझते हैं। आज ये समय आ गया है बदलाव के लिए। इस बात को ठीक तरह से समझ लीजिए, वरना 5 साल और गुजर जाएंगे लेकिन आपका कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे नेता जो कभी अपने घर से निकलते नहीं हैं, जो आपकी समस्याओं को ना समझना चाहते हैं ना सुलझाना चाहते हैं, इनका आपका कोई फायदा नहीं होगा। इनसे कोई काम नहीं है इनका आपके लिए। तो मैं फिर से कहना चाहती हूं कि जो रिश्ता कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, जो मेरे परिवार के सदस्यों का आपके साथ रहा है, उसको निभाना जरूरी है। आप सबसे मैं कह रही हूं, और मैं आपसे कहना चाहती हूं, जो जनता यहां बैठी है, कि उस रिश्ते को निभाने के लिए दो तरफ आपको भी निभाना पड़ेगा, हमें भी निभाना पड़ेगा। हम अपना इन्हें कर्तव्य का पालन करेंगे, आपके लिए जी जान एक करेंगे, आपके विकास के लिए काम करेंगे। आप जागरूक बन जाओ, हमारे लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, अपने आप के लिए। जितने भी पढ़े लिखे नौजवान यहाँ हैं, आप समझ लो कि आपके भविष्य की बात है। अपने भविष्य को बहुत ही संजीदगी से लीजिए। आगे क्या चाहते हैं सोच समझकर अपना वोट दीजिए। आपने कहा कि 3 बजे ही शायद आचार संहिता लागू होने वाली है, चुनाव एकदम आ गया है। अब आप सबकी बातें सुनिए, उनका आकलन खुद करिए, सोच समझकर अपना वोट डालिए। आप कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे तो ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। आपको निष्ठावान नेता मिलेंगे, आपको ऐसे नेता मिलेंगे जो आपको सर्वोपरि रखेंगे। तो मेरी बातों पर आपने इतना ध्यान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। देवभूमि को प्रणाम करते हुए परिवर्तन की प्रतिज्ञा के साथ मैं ये अपना भाषण समाप्त करती हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप सही निर्णय लेंगे, आप सही निर्णय लेंगे और आप यहां पे बदलाव फिर से लाएंगे। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो सोलन में प्रियंका गांधी को सुन रहे थे आप। किस तरह से अब जिस तरह हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं उसको देखते हुए कौन कौन से ऐसे बड़े वादे जिनको पूरा करने का काम कांग्रेस करेगी उसका बखान करती प्रियंका गांधी नजर आई, और उसी के साथ सरकार को भी घेरती नजर आई कि आखिर पिछले 5 साल में सरकार ने क्या किया। उसका सवाल जहां सरकार से पूछ रही थी प्रियंका गांधी, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैं सिर्फ आलोचना नहीं करूंगी, हिमाचल प्रदेश के लिए आने वाले समय में क्या किया जाएगा उसको लेकर भी, चाहे वो स्कूल की बात हो, रोजगार की बात हो, उसका जिक्र करती प्रियंका गांधी नजर आई। बिल्कुल, और देखिए इसी के साथ प्रियंका गांधी ने यह भी वादा किया है कि अगर कांग्रेस की सत्ता आती है हिमाचल प्रदेश में
तो कई वादे ऐसे जो वो पूरा करेंगी। एक बार फिर से इस खबर पर वापस आएंगे। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। बस थोड़ी देर में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 3 बजे समय है प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तो दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि देखिए संभव यही है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर तारीखों का ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो गुजरात में के लिए भी आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल इंतजार, 3 बजे का चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन उसी के साथ एसोसिएट राज ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल भी हैं। राज ठाकुर के पास से जाना चाहूंगी। राज, हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं और जैसे पहले आपने जिक्र भी किया कि जयराम ठाकुर कितना वर्चस्व कायम कर पाए, कितना काम किया, वो एक सवाल। लेकिन एक मोदी मैजिक बीजेपी के पास है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कौन सा मैजिक इस बार कांग्रेस चलाएगी, क्योंकि या तो चेहरा मजबूत हो कांग्रेस के पास या फिर उनकी स्ट्रेटेजी इतनी स्ट्रांग हो। राज, बिल्कुल, प्रियंका गांधी को जो हमने अभी सुना अर्चना, उस पूरे भाषण को अगर आप गौर से सुनेंगे तो आखिर उसका था कि परिवर्तन की प्रतिज्ञा, और उससे पहले जो उन्होंने भाषण दिया उस पूरे भाषण में वो दिलों को छूने की कोशिश कर रही थी। भावनात्मक जो लगाव हिमाचल प्रदेश के साथ इंदिरा गांधी से लेकर था उसका वो जिक्र कर रही थी। उन्होंने अपने घर जो मशोबरा में उन्होंने बनाया उसका जिक्र किया, और उस जिक्र में उन्होंने इंदिरा गांधी को जोड़ दिया कि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद हिमाचल प्रदेश के मशोबरा में रहना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने वो घर वहां पर बनवाया है। तो आप इससे एक चीज समझ सकते हैं कि दिलों को छूने की, दिलों को जोड़ने की कांग्रेस के साथ ये कोशिश प्रियंका गांधी की थी इस पूरे के पूरे भाषण से। और इस भाषण के दौरान जो चीज समझने वाली वो ये कि उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि हिमाचल किसने बनाया, और इसका जिक्र भी कर दिया कि कुछ नेता ऐसे जो अभी बीजेपी में हैं जो नहीं चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश बने। तो सीधे तौर पर बीजेपी पर हमलावर प्रियंका गांधी नजर आई और अपने इस भाषण के दौरान एक भावनात्मक लगाव हरियाणा के साथ और बीजेपी पर कह सकते हैं कि व्यंग्यात्मक होते हुए भी वो नजर आए। तो इस पूरे भाषण को अगर आप देखेंगे कड़ी दर कड़ी, तो इस पूरे भाषण में बीजेपी पर हमलावर होने के साथ साथ लोगों के दिलों में घर करने की कोशिश थी। जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में वो पुरानी पेंशन बहाली का मसला, और उस मसले को लेकर भी उन्होंने बहुत आप कह सकते हैं कि स्मार्टली इसे प्ले किया और कहा कि जो लोग लगातार आंदोलन इस बाबत कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए कोई नहीं पहुंच रहा। हम वहां पर गए, हमने उनके साथ बातचीत की, तो कहीं ना कहीं वो ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो लोगों के दिलों में घर कर जाए जिससे कांग्रेस प्रदेश में वापसी कर पाए और हिमाचल प्रदेश में सत्ता में कांग्रेस काबिज हो पाए। तो जो भाषण था, इस पूरे भाषण को बहुत अच्छे से अगर एनालाइज किया जाए तो एक स्मार्ट भाषण इसे कहा जा सकता है, जहां पर वो भाषण के दौरान ये तक कह गई कि मैं भाषण देने नहीं आई हूं, बल्कि मैं आप लोगों के साथ दिलों का रिश्ता है, उस दिलों के रिश्ते को आगे बढ़ाने आई हूं। बहरहाल पॉलिटिकल माहौल है और उस पॉलिटिकल माहौल के बीच में प्रियंका गांधी का ये पूरा भाषण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ऐसी ही जो स्पीचेस है शायद उसकी जरूरत है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो अमूमन कम देखने को मिलती है। लेकिन होमवर्क करके भी वो आई थी, ये भी आप कह सकते हैं। और इस दौरान इसका भी जिक्र उन्होंने कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ इतने वक्त में, या फिर आप कहें कि हिमाचल के गठन से लेकर अब तक किया है, उसका जिक्र उन्होंने किया। होमवर्क कहीं ना कहीं पूरा उनका दिख रहा था कि उन्होंने जिलों को भी इसमें जोड़ा और उन जिलों के साथ जोड़ते हुए बीजेपी पर निशाना भी साध दिया। और इसका जिक्र भी उन्होंने किया कि हम परिवर्तन की प्रतिज्ञा लें, हिमाचल वासियों को भी वो प्रतिज्ञा लेने के लिए कहती हुई नजर आई। पूरा भाषण बहुत ज्यादा स्मार्टली आप कह सकते हैं कि दिया गया, लोगों के दिलों में घर करने की कोशिश इस पूरे भाषण के दौरान की गई। घर करने के साथ साथ जो वादे किए हैं जनता से, और वो भी काफी अहम इस दौरान जो है देखने को मिला। एक बार फिर हम चलते हैं हिमाचल, अरुण उनियाल हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, देखिए, अगर इस प्रियंका गांधी के संबोधन को समझा जाए तो साफ तौर पर यह समझ आ रहा है कि इस बार कांग्रेस जो है युवाओं के सहारे सत्ता में जीत हासिल करना चाहती है, क्योंकि देखिए रोजगार का मुद्दा हो या फिर जो खाली भर्ती है, मतलब जो भर्तियां हैं, उसे लेकर जो है वादा किया गया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 1 लाख भर्तियां निकालेगी। तो साफ तौर पर यही नजर आया कि इस बार युवाओं के सहारे ही कांग्रेस सत्ता काबिज करना चाहती है।
देखिए, अगर प्रियंका गांधी के आज के इस रैली के संबोधन को आप सुनेंगे तो 4 मोटी बातें आपको बिल्कुल साफ नजर आएंगी। सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस अपना एजेंडा चुनावों के भीतर क्या तय करती है, ये प्रियंका गांधी ने साफ किया, और वो रहने वाला है युवाओं से जुड़ा, रोजगार से जुड़ा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 2 लाख नौकरियां, 2 बड़े वायदे उन्होंने किए। कैबिनेट की पहली बैठक अगर सरकार आती है तो 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। दूसरा, ओल्ड पेंशन की बहाली की जाएगी। युवाओं के रोजगार को, उम्मीदों को पूरा किया जाएगा। यानी एक बड़ा वायदा जो है कांग्रेस कर्मचारियों के ऊपर जो है वो वोट बैंक की राजनीति के साथ बढ़ती आगे दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो एक कनेक्ट बनाने की कोशिश, भावनात्मक रिश्ता बनाने की कोशिश। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर गांधी परिवार के आज का जो दौर है, खुद प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, खास तौर पर इंदिरा गांधी के नाम का जिक्र उन्होंने किया। हिमाचल के उस मन को छूने की कोशिश की जहां पर पहाड़ों के लिए ये कहा जाता था कि अगाध रिश्ते किसके हैं। हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं कि गांधी परिवार के एक अगाध रिश्ते की कहानी, अटल बिहारी वाजपेयी के बिल्कुल अगाध बिल्कुल रिश्ते की अरुण, एक देखिए ऐसी कहानी। तमाम चीजें हैं जिनको हिमाचल से जोड़कर देखा जा सकता है।